और 5 का पंच की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पूर्व की सरकारों के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया। मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में टेंडर में ₹1 की चीज का रेट 1000 बताया जाता था। साथ ही पहले हुए कार्यों के उचित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। अभी कामों में पारदर्शिता है, जवाबदेही है और जिन लोगों को सचिवालय में यानी सेक्रेटरीट में काम करने की प्रक्रिया में समस्या है, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं देते हो तो आपको काम का पता ही नहीं होता कितने में करना है। और अगर आपको करप्शन करने की नियत है तो आप लोगों एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं करना चाहिए। आपको डीपीआर नहीं बनानी, आपको एक एस्टिमेट कागज का कच्चा दे देना और आपको डीपीआर देना। आज हम जब भी देखते हैं 2019 के पहले के पुराने कागजों का तो डीपीआर ही नहीं होता है। भगवान ने कैसे अप्रूवल क्या है वो डीपीआर में एक स्केचिंग का पेपर होता है, डीपीआर नहीं होता था, एए नहीं होता था, टेक्निकल सैंक्शन नहीं होता था, क्या भी बनाया, कितने पैसे में बनाया, किसी को पता ही नहीं होता था। 100 रुपए की चीज आप 1000 रुपए में बना लीजिए और 2 दिन के बाद थोड़ा कमाल हो गया, 1000 रुपए की बन गई। अगर करप्शन की नियत होती तो ए की जरूरत नहीं है, डीएस की जरूरत नहीं, कैंपिंग की जरूरत नहीं, डीआर की जरूरत नहीं, आप कार्ड निकालिए और ले जाइए और कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, ना रिकॉर्ड मिलेगा ना पकड़े जाए। मेरा ये मानना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने करप्शन के मामले में जो काम किया है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में उसका एसीबी अपना काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन एसीबी और विजिलेंस डिपार्टमेंट पहले भी करता था, आज भी करेगा और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनकी तारीफ करता हूं मैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज आया है वो इन सिस्टम से आया है और जिसको प्रिवेंटिव विजिलेंस बोलते हैं, तो उसका प्रिवेंटिव विजिलेंस में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग इस बात घर जाए तो इस बात पर फख्र महसूस करें आप लोग कि आप लोग 9,000 से 92,000 पहुंचा दिए। और ये अगर आप नहीं करते तो नहीं होता। जनता के नाम से जनता को बेवकूफ बनाने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन सिस्टम बनाने के लिए आप लोग और अप्रूव नाम की और बीच में जब आप पढ़ाते हैं, केसेस के माध्यम से पे करते हैं, सारे रिकॉर्ड करते हैं और इस वक्त हम लोग आगे हैं। कुछ दूसरी एजेंसी अपनी बात समझती है, उनके बहुत बच्चे ऊपर हैं, वो हमसे पीछे हैं। डिजिटल गवर्नेंस में शायद इस साल हम नंबर 1 पे हो गए, 1 साल पहले 0% और 1.5 साल के अंदर में किसी भी दुनिया की किसी भी कोने में इतनी तब्दीली नहीं हुई है। और ये मैं बहुत फख्र के साथ बोल सकता हूँ कि दुनिया के किसी कोने को ढूंढ लीजिए, डिजिटल गवर्नेंस इस स्पीड पे कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वो नियत दिखाता है और कुछ लोगों को सेक्रेटरीट में लगा कि ये क्या गवर्नेंस है जिसमें सारे बिजली खाते हो सारे क्या लिए हैं, जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि बहुत तकलीफ है सिस्टम में, छोड़ दीजिए, कहीं और जाके कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं, डिस्कशन नहीं होना चाहिए। डिस्कशन तो पब्लिक के पास होना चाहिए, आपके पास क्यों होगा? आपको तनख्वाह मिलती है अच्छे काम करने के लिए। उसी के साथ हम लोग विभाग की ट्रूथ की फोटोग्राफिक रिकॉर्ड आना चाहिए, तो उसके साथ हमारी डीलर रिपोर्ट ऑफ वीडियोज आना शुरू हुआ, डीलर रिपोर्ट ऑफ वीडियो ऑफ आना चालू हुआ। आप लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जन भागीदारी में एक ही काम जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं वो सब वहां रिफ्लेक्ट होते हैं और कोई भी जनता उसमें बगैर किसी पासवर्ड और उसके देख सकती है। ये अच्छी चीज नहीं है। आप लोग जितने लोग बैठे हैं पीछे, एक तो लेट आया तो कुछ लोग सब नहीं और ऊपर से जन भागीदारी का भी पता नहीं है, तो फिर आप लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको आप खुद सोच लीजिएगा सरकार। अगर आप नहीं जाते तो कौन जाएगा? फिर आप जनता को ऐसा समझाएगा। 100% फिजिकल वेरिफिकेशन से स्टार्ट किया जाए, फिर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आनी शुरू होगी। आज के दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी किया भी नहीं करता है, कोई जरूरत नहीं किसी तरह करने की। ई कन्वीनियंस है, सभी कामों का देखा तो पब्लिक में उपलब्ध करा दिया गया, कोई भी कंपनी देखता नहीं है।
और मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बयान पर अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। किसने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता हूं। आई एम सॉरी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन हिज मास्टर्स वॉइस बोलते हैं। बिजली घर तामीर हो रहे हैं, दैट इज नॉट द डेवलपमेंट फॉर मी। मेरे लिए वो बिजली नहीं है, मेरे बच्चे वहां लगते नहीं है। ये 92,000 करोड़ लेट अस नॉट, आप जोजिला टनल बना रहे हैं वो काउंट ना करिए, उससे मेरे बच्चों को कोई यहाँ ये नौकरी नहीं मिलती है। आप कहीं और जम्मू श्रीनगर का रोड बना रहे हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं उससे मिलता। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने कहा था, इंडस्ट्री आ रही है 70,000 करोड़, 700 ही हमें गिनवाइए, हम 70,000 नहीं, हम 700 भी आपको कहेंगे कि इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार देना चाहिए। आप यहाँ सिटी का हाल देखिए, पूरे वर्ल्ड में रोड बढ़ रहे हैं, यहाँ रोड घट रहे हैं। आप देखिए क्या हालत है, डर के मारे कोई लाल चौक में गाड़ी नहीं लाना चाहता, अगर इसको ये डेवलपमेंट कहते हैं। आप मुझे बताइए क्या जो पुरानी टाइलें पिछले साल हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसको उखाड़ के फेंका, कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी है? आप मुझे बताइए, कौन बताएगा ये हमारा टैक्स का पैसा है, ये हमारा पैसा है जिसको आज तहस नहस किया जा रहा है। आप जेसीपी लगा रहे हो, फिर खोद रहे हो, हर चौथे साल एक नई ड्रेन बनती है। आप बिजली डिपार्टमेंट का देख लो, हर चौथे साल एक नया मीटर आता है, कभी स्मार्ट मीटर, कभी। आज तक किसी ने पूछा कि इस बारे में ये जो पुराना खरीदा गया है ये इसके पैसे कौन देगा, ये कैसे रिकवर करेंगे? तो जो बिकने वाली, शो ऑफ करने वाली बात नहीं होगा। गवर्नमेंट का फर्ज होता है डेवलपमेंट करना, हर गवर्नमेंट अपने लेवल पे डेवलपमेंट करती है। और अगर ये कहते हैं कि 70 साल या पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है, जिसको जो बेस है, जहां कहीं बेस लगी है, जब संगी बुनियाद है उस पे इमारत बनाई जाती है। अगर संगी बुनियाद नहीं हो, इमारत नहीं बनेगी। तो ये संगी बुनियादें हमने रखी है। देखिए, चीफ सेक्रेटरी का ये बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना है कि पहले जो है वो काम नहीं होते थे, पैसा लोगों की जेब में जाता था और अब नहीं जाता। जिनके जेब में जाता था उनका निकालना चाहिए, उनको जेलों में भरना चाहिए। सियासी आदमी, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते रहते हैं कि इस तरह के बेहुदा बयानात लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह के बयानात दे, ये बहुत आपत्तिजनक है कि करप्शन बड़ी है और लोग जो है वो करप्शन में परेशान हैं। और सरकार ये दावे करती है जिन्होंने पहले करप्शन किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन लोगों के जेब से पैसा निकालो, उनको जेल में डालो, जो लोग हैं इसको साबित करें, सबूत करें, जांच करें उन लोगों के खिलाफ। अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो था वो तो बंद कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पटवारी और गद्दावर और क्लर्क और उन लोगों को पकड़ता है। पिछले 9 साल में कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने बड़े मगरमच्छ को पकड़ा गया। और वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले केंद्र सरकार से आने वाले पैसों का बंदरबाट होता था। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। बड़ा बयान दिया है चीफ सेक्रेटरी ने कि जिस तरह से अभी विकास की गति जो मिली है जम्मू कश्मीर को, इससे पहले जो फंड्स आते थे वो सही मायने में इस्तेमाल नहीं हो पाते थे। इस पे कविंद्र गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के सीनियर नेता हैं वो मौजूद हैं। सर, इस तरह जो बयान आया है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब वाकई ही जो डेवलपमेंटल जो काम है उनमें तेजी आई है और वाकई पैसा सही मायने में लगा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, मोदी सरकार की तरफ से कोई भी पैसा सेंटर से आता है उसको मॉनिटर किया जाता है और टाइम बाउंड प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं। आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का एक बड़ा दौर चल रहा है, हम चाहे आईआईटी देखें, आईआईएम देखें, मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ नाम के घोषित किए गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं था। आज वो फंक्शनल हैं। एम्स बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, रिंग रोड्स बन रहे हैं, बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और जम्मू जो नेशनल हाईवेज हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। तो इन सभी विषयों को देख करके इसमें सेंटर से समय समय पर नेता आते रहते हैं और उसको पूरा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है और आने वाले समय में रेल प्रोजेक्ट्स, ये मेट्रोज और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तभी जिनके हम सपने लेते थे, कभी तभी, कभी गंडोला, इस प्रकार की चीजें सभी बनकर के तैयार हो रही हैं।
जिस तरह से उन्होंने मुलाजमों को भी साफ जो है एक संकेत दे दिया है कि जिनको ये विकास दिखाई नहीं देता वो भी जो है जा सकते हैं, और सीधा सीधा एक मैसेज है कि यहाँ पे एक वर्क कल्चर है उसको मेंटेन रखना ही होगा। देखिए, वर्क कल्चर बहुत जरूरी है। सरकार जनता के पैसे से पे तनख्वाह देती है, तो इसमें ये चीज समझनी चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर में ये था कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पावरफुल है तो अपने हिसाब से अपनी पोस्टिंग करवाता था, सब कुछ करवाता था, लेकिन आज सही जगह पर लोग लग रहे हैं। उसका कारण यह है कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उसका यूज किया करते थे। तो इस सभी में जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसने विशेष रूप से इसको देखा है, तो उसी के कारण से इस प्रकार से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक हो चाहे इस तरह के इंस्टीट्यूशन, कई इस तरह से जो है फंड्स का मिस यूज होता आया था, उसको भी दूर किया गया है, और जो अब वो फंड जो आते हैं वो अब नई गति उससे मिली है विकास को। देखिए, एक तो जहां तक लाभार्थियों का प्रश्न है, डायरेक्ट जो भी पैसा सरकार की तरफ से आता है वहां पर जाता है। मैंने पहले कहा कि जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स उसके होने से बहुत सी चीजें जो हैं उसमें पैसा भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। ठीक है, करप्शन जिस प्रकार से कई लोगों की जेब में जाती थी, उस पर भी सरकार ने एक प्रयास किया है कि इसको ठीक प्रकार से जनता तक पहुंचाया जाए, उसके लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी ये कहा है कि यदि चीफ सेक्रेटरी इस तरह के बयान देते हैं कि वो फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसा जो है विकास नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो 7,000 यूनिट लगाने की बात होती है, 700 यूनिट वो दिखा सकते हैं, तो ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, 70 साल बनाम 3-4 साल का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कंपैरिजन कोई नहीं होता। किसी भी चीज को जमीन पर लाने के लिए उसके लिए थोड़ा समय लगता है, और कर भी रहे हैं। पीछे जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उसके माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्रीज यहां पर आने वाले समय में लगती हैं, और उस सारे प्रोसेस को थोड़ा समय लगता है। तो हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। और जो लोग यहां पर विरोध करने वाले हैं कि बाहर लोगों को नहीं आने देंगे, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? बाहर से होगी तो इन्वेस्टमेंट। ये नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। अगर पॉजिटिव तरीके से सोचे तो जम्मू कश्मीर में ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र बहुत बड़ा बनेगा। आपको क्या लगता है पिछली हुकूमतों में किस तरह से यहाँ पे मिसयूज हुआ फंड्स का, और कितना आगे जा सकता था जम्मू कश्मीर जो नहीं जा पाया? देखिए, जहां तक मैं आपको ये साफ बात कहना चाहता हूं, मिलिटेंसी के कारण से उन लोगों को सपोर्ट की जाती थी जो कि भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बोलते थे। जब तक ऐसे हालात रहेंगे तो मुझे लगता है कि तब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। आज इन चीजों पर लगाम लगी है, तो सभी एक मानसिकता जो चेंज करने की जरूरत है। यूथ को यहाँ पर खराब किया गया था, इन सब चीजों को देखें तो बहुत अंतर आया है। तो जिस तरह से डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा है कि वाकई ही बदलाव आया है, और जो पहले जो मिसयूज होता था फंड्स का वैसा अब नहीं होता है, तो ये साफ संकेत है कि बीजेपी का भी ये मानना है कि जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने कहा है वो बिल्कुल सच है, और ग्राउंड लेवल पे वाकई ही वैसी डेवलपमेंट पहले जो दिखाई नहीं देती थी, अब वो पिछले कुछ सालों में जो प्रोजेक्ट हैं वो टाइम बाउंड मैनर में उनको मुकम्मल किया जाता है जो पहले नहीं देखने को मिलता था। तो जिस तरह से कविंदर गुप्ता ने कहा है कि जो जिनको ये दिखाई नहीं देता है, तो वाकई वो जो है वो सिर्फ नेगेटिव सोच रखते हैं और हमेशा नकारात्मक तरीके से ही गवर्नमेंट को कोसने की उनकी आदत बन चुकी है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और 5 का पंच में एक और अहम खबर, एचआरटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने 7 मई से राज्य में रात्रि बस सेवा ठप करने की चेतावनी दी है। एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन की मांग है कि पहले उनके ओवरटाइम का पेमेंट अदा किया जाए। यूनियन के मुताबिक पिछले 41 महीनों से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है। सभी ड्राइवर्स को मिलाकर ओवरटाइम का करीब 65 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अलावा डीए और एरियर की राशि भी लंबित है जिनका भुगतान नहीं हुआ है, और इसीलिए वो 7 मई से रात्रि बस सेवा ठप करेंगे। हमने एक नोटिस दिया था 10/4/2023 को कि 7/5/2023 तक अगर हिमाचल पथ परिवहन निगम
मेरे ड्राइवरों को और कंडक्टरों को ओवर टाइम नाइट अगर नहीं दिया गया तो हम 7/5 को नाइट जाएंगे पर एडवांस लेकर। मैं ये प्रबंधन को और सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि 7/5/2023 को अगर ड्राइवर कंडक्टर को नाइट रात्रि सेवा के लिए भेजना होगा तो एडवांस देकर भेजें। अगर एडवांस हमें नहीं दिया गया तो हिमाचल पथ परिवहन निगम का डायरेक्टर। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल ठाकुर। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, एचआरटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स यूनियन ने हड़ताल की चेतावनी दे दी है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? देखिए ही ना, जिस तरीके से लगातार जो एचआरटीसी कर्मी है वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं, और इसका जो एक मेन कारण है वो ये है क्योंकि पिछले लंबे समय से जिस तरीके से मांग एचआरटीसी कर्मी कर रहे हैं, चाहे वो चालक हो या परिचालक हो, वो ओवर टाइम का अपना पैसा मांग रहे हैं। क्योंकि पिछले 41 महीनों से उनको जो ओवर टाइम जो रात के समय जो चलते हैं उसका जो है पैसा अभी तक सरकार के पास पेंडिंग है, वो नहीं मिला है। इसके अलावा एरियर है, डीए है, वो बहुत सारा ऐसा पैसा है जहां एक तरफ जो एचआरटीसी कर्मी है वो ओपीएस बहाल करने पर सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो खफा इस बात से है कि 41 महीनों से उन्हें ओवरटाइम नहीं दिया गया है। और अब सरकार को सीधी चेतावनी दी गई है कि 7 मई तक यदि वार्ता के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाता है और यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो उसके बाद ये पहिए ठप होने वाले हैं। और ये जो रात की सेवाओं में जो बसें, इसकी संख्या कम से कम 2500 है। 2500 बसें ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश के, चाहे ये दुर्गम इलाके हो और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली तक जो ये बसें रात को जाती है, तो ऐसे में अगर इनके पहिए ठप हो जाते हैं तो जनता को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बहुत मुश्किलें जो है सामने आने वाली है। और यदि रात को ये बसें नहीं चलेगी तो सुबह भी जो है ये अपने रूटों पर नहीं पहुंच पाएगी टाइम से, तो ये एक बहुत बड़ा जो है खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर अब सरकार को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी 10 अप्रैल को सरकार से ये लोग मिले थे, तो ऐसे में वहां पर आश्वासन भी इन्हें मिला था और फरवरी माह का जो ओवर टाइम था वो इन्हें दे दिया गया था। और ये कहा गया था उस समय कि जो बाकी आपका ओवर टाइम बचा है उसको लेकर जो है सरकार जल्द इसका निपटारा करेगी। लेकिन समय बीतता गया और इसको लेकर जो है अभी तक सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं सोचा, और अब फिर से जो है ये चेतावनी सरकार को दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार वार्ता के लिए चालक परिचालकों को बुलाती है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वार्ता के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, उसी पर सब कुछ अब यहां पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस सब के बीच में सबसे ज्यादा मुश्किलें, सबसे ज्यादा दिक्कतें अगर किसी को आएंगी तो वो आम लोगों को आएंगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चूंकि हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म स्टेट भी है, वहां पर ये रात्रि सेवा बेहद मायने रखती है। दूर दूर से मुसाफिर वहां पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना होगा। जी बिल्कुल है ना। और यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में ना यहाँ पर ट्रेनें चलती है ना और कोई ऐसे साधन है जिसके माध्यम से जो है इन दुर्गम क्षेत्रों में जुड़ा जाए। और एचआरटीसी की जो ऐसी बसेस है जहां पर जो है बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर ये बसेस जाती है, वहां पर प्राइवेट बसों की भी कोई सुविधा नहीं है। तो यदि वहां से ये जो रूट कट जाते हैं तो उन लोगों को जो है सबसे ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार इस पर जो है विचार करती है या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से जो है 7 तारीख तक का टाइम अभी जो चालक परिचालकों ने दिया है सरकार को, और अब सरकार क्या इस पे करती है ये एक देखने वाली बात। कपिल, क्या बातचीत की कोई यहां पर आपको पेशरफ्त, आगे की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, या बातचीत के लिए क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बातचीत के लिए सरकार जरूर प्रयास करेगी कि बातचीत की जाए, क्योंकि यदि ये बहुत बड़ा विषय है हिमाचल प्रदेश के लिए तो बातचीत के लिए जरूर सरकार की ओर से पहल की जाएगी। क्योंकि पिछले महीने भी बातचीत के लिए इन्हें बुलाया गया था, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला था। स्थायी समाधान नहीं मिला था, केवल 1 महीने का जो ओवर टाइम है वो दे दिया गया था। और उससे अब और भी ज्यादा खफा ये कर्मचारी है, क्योंकि इन्हें झूठा एक आश्वासन मिला और मात्र 1 महीने का जो ओवर टाइम देकर जो है इनके साथ छलावा हुआ है, ऐसा इनका कहना है। अब
जो है इस चलावे में नहीं आने वाला है ये चालक परिचालक, और पूरा जब तक ये ओवर टाइम नहीं मिलता है तब तक 7 तारीख के बाद ये बसेस जो है रात के समय नहीं चलेगी और ओवर टाइम पूरा सरकार को जो है देना होगा। बिल्कुल कपिल ठाकुर, और देखना बेहद अहम रहेगा कि क्या बातचीत के लिए दोनों पक्षों में कोई सहमति बनती है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे हिमाचल के मौसम के मिजाज की। जी हां, बेमौसम बरसात और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ने लगी है। एक बार फिर कई इलाकों में मौसम खराब है। सुबह से ही कहीं बारिश है, कहीं बर्फबारी है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये जिले हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। इसके अलावा शिमला, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2 महीनों में बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। 1 मार्च से 2 मई तक की अगर बात करें तो इस बिगड़े हुए मौसम के मिजाज से 195 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौत खराब मौसम के चलते हुए हादसों की वजह से हुई है। और वहीं मौसम की मार से किसानों और बागबानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों और बागबानों को अब तक 108 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिमला की है। सुबह से ही यहां भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार खराब बना हुआ है और सुबह से ही बारिश हो रही है। इस वक्त हम राजधानी शिमला में हैं। यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का नजारा अभी है। हालांकि सुबह के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, अभी हल्की जो है बारिश हो रही है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर बादल उमड़े हैं और धुंध भी कई जगहों पर छाई हुई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये जो दौर है आज शाम तक जारी रहेगा। कल से जो है मौसम जो है थोड़ा साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन 6 मई से फिर से मौसम जो है फिर खराब होगा। और ये भी मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से सक्रिय है अभी उत्तराखंड की ओर जो है ये बढ़ रहा है, तो इस जो ये हैवी रेनफॉल है इसका जो असर अभी सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिला में देखने को मिलेगा। और यहाँ शिमला में जिस तरह से बारिश हो रही है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले स्थानों पर जो है बर्फबारी हो रही है। जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई है, लाहौल स्पीति के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हुई है। कई स्थानों पर रोड भी बंद पड़ा है। दो NH भी बंद पड़े हुए हैं लाहौल स्पीति में, और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। तो यहाँ पर ठंड भी काफी देखी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कल से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम साफ होने की उम्मीद कल जताई गई है। शिमला से कैमरा। शिमला शहर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, जो कि सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को फाइनल करने की मंजूरी दे दी है और इस तरह से शिमला में रुके पड़े कंस्ट्रक्शन के कामों को दोबारा शुरू किया जा सकेगा। आपको बताएं कि एनजीटी ने 2017 में शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण यानी बिल्डिंग के कामों पर रोक लगा दी थी। शहर और प्लानिंग एरिया में 2.5 मंजिल से ज्यादा के निर्माण पर यह रोक लगी थी, जिससे राहत के लिए सरकार ने नया डेवलपमेंट प्लान तैयार कराया था, मगर एनजीटी ने उस ड्राफ्ट प्लान को भी रद्द कर दिया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब डेवलपमेंट प्लान को फाइनल करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी पर यह टिप्पणी भी की है कि आखिर ड्राफ्ट प्लान को रद्द कैसे किया जा सकता है। प्लान बनने के बाद अगर कोई शिकायत आती है तो कोर्ट फिर से कार्रवाई करेगी, नहीं तो सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होगी और शिमला में नए प्लान के मुताबिक निर्माण शुरू हो जाएगा। 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।